पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट उपयुक्त है, लेकिन इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक है। इसे समतल करने की जरूरत है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन स्रोत के रूप में काम कर सकता है, लेकिन इसमें अशुद्धियां अधिक हैं। कैल्शियम नाइट्रेट की घुलनशीलता अच्छी है और बोरैक्स भी है। एक बेसिक वर्जन बनाते हैं। K59 न्यूट्रिएंट खो काफी है। तुम्हें क्या करना है? बेसिक एनपीके अनुपात बिल्कुल सटीक होना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट से नाइट्रेट नाइट्रोजन और कैल्शियम आयन प्रदान करता है। अमोनियम सल्फेट अमोनियम नाइट्रोजन प्रदान करता है, पीएच को संतुलित करता है। बोरेक्स फूलों की महत्वपूर्ण एंजाइम की गतिविधि को नियंत्रित करता है। वह यहाँ बड़बड़ा क्या रही है? मुझे एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा है। लक्ष्य ये सीमा 1.2 से 8 के बीच नियंत्रित करें, मिलीसीमेंस प्रति सेंटीमीटर। काम हो गया। अरे नहीं, नहीं किया जा सकता। तुम पागल हो? यहाँ तुम्हारी खिलौने खेलने की जगह नहीं है। मुझे लगता है कि वह साफ तौर पर नाचीजी कर रही। एक बार यह खोल डाल दो, यह पेड़ मर जाएगा। यह चमत्कार होगा यदि नहीं। बिल्कुल सही। पुराने परिवार के प्रमुख का स्वास्थ्य पहले से ही खराब है। यह पेड़ मर गया तो शायद। तुम जाना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें खुद बाहर ले जाऊंगा। तुम मुझे छोड़ो। मिनसी, चिंता मत करो। माँ वापस आ गई हूँ। पेड़ को ठीक करने में तुम्हें जरूर मदद करूंगी। काम हो गया, काम हो गया। क्या? यह बच्चा। वास्तव में मैंने तो कहा था कि एक बार यह खोल डालो, यह पेड़ तो मर जाएगा ना। सारे पत्ते ही गिर गए हैं। यह क्या हो रहा है? यह तुम ही हो। तुम ही इस पेड़ को मारी हो। इस पेड़ की आदत ही ऐसी है। फूल आने से पहले पत्ते गिरते हैं। 5 मिनट में फूल खिल जाएगा। बकवास। हम सन परिवार ने तुमसे बुरा कभी नहीं किया। तुम ऐसा क्यों करती हो? बार बार गड़बड़ करती हो। मैं गड़बड़ नहीं कर रही। 5 मिनट बाद पता चल जाएगा। तुम बस समय खींच रही हो। 5 मिनट बाद तुम्हारे पास और भी बहाने होंगे। क्योंकि तुम हम शज़िया परिवार में पली हो। मैं शंजा परिवार के प्रमुख के रूप में तुम्हें सजा देने का अधिकार रखता हूँ। तुम क्या करना चाहती हो? साहब, बहुत बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ? साहब, आपका पेड़ मर गया। क्या? माँ का मेरे लिए छोड़ा हुआ आखिरी निशान, वो भी मर गया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मुझे भी इस दुनिया में रहने की कोई जरूरत नहीं है और नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। माँ, मिंजी तुम्हें बहुत याद करता है। मिंजी, आपको देखने आ रहा हूँ। साहब, यह मत कहो। सभी नन्हे नन्हे आ गए हैं। सभी आ गए हैं। मुझे उनसे मिलने के लिए उठाओ। उनसे आखिरी बार मिलने के लिए। तुम क्या करना चाहती हो? यहाँ लाओ। सजा का सामान लाओ। यहाँ लाओ। सजा का सामान लाओ। बिल्कुल सही। तुम्हें बहुत पहले ही उसे सबक सिखाना चाहिए था। उसे सबक सिखाना चाहिए कि उसे पता होना चाहिए क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। मेरा मानना है कि परिवार के प्रमुख का इतना महत्वपूर्ण पेड़ मार डाला। मारना भी गलत नहीं है। परिवार के प्रमुख। यह तो संजा की सजा की छड़ी है ना। शेन लैन, आज तुम परिवार के नियमों को बार बार तोड़ा है। बहुत बड़ी गलती की है। तुम पुरुषों का अपमान करती हो। पुरुषों का अपमान करती हो। परिवार की संपत्ति नष्ट की है। नियमों को तोड़ा है। परिवार के नियमों के 7वें के अनुसार तुम्हें 30 चाबुक मारना चाहिए परिवार की शान को बनाए रखने के लिए। तुम यहाँ इतने गलत और सही में फर्क नहीं कर सकती, तो शंजा के परिवार प्रमुख कैसे बन सकती हो? तुम मेरे भाई को सिखा रही हो। परिवार के प्रमुख तुम्हें सजा देंगे। तुम्हें यह सहना ही पड़ेगा। तुम्हें जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? सेन परिवार में अब तक ये कौन सा पुराना रिवाज है? उसे पकड़ो। मीनजी, बस हो गया। सब कुछ ऐसा हो जा है तो ये ईश्वर की इच्छा है। सजा की छड़ी नीचे रखो।
माफ करो। आज का पारिवारिक भोज मरने से पहले मैं एक बार और देखना चाहता था सभी छोटे बच्चों को, मेरे मिंजी को। एकदम से कैसे बन गया चंचल और प्यारा बच्चा? ये कैसे? सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति में? पापा, तुमने स्वयं को बहुत अच्छा रखा है। मरने की बात क्यों कर रहे हो? मैं सबसे अधिक साल जी चुका हूं। और मुझे जीना काफी हो गया है। बस इतनी आशा है कि मैंने कभी भी माँ की उम्मीदों को धोखा नहीं दिया। पुराने मुखिया, आपने आपकी माँ की छोड़ी हुई कंपनी इतना अच्छा विकसित किया है। अगर वह जानती तो वह बहुत खुश होती। मैं चला जाऊंगा तो। तुम बहुत छोटे थे। तुमने अकेले बड़े होकर सेन परिवार को बहुत अच्छे से संभाला है। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी ना। सब माँ की गलती है। अगर स्वर्ग होता तो बहुत अच्छा होता। मैं अपनी माँ से फिर से मिल सकती जब माँ यह शोध कर लेगी कि इस छोटे पेड़ को कैसे फूल दिया जा सकता है। तब माँ वापस आएगी। कैसे हुआ? फूल आ गए हैं। हाँ, माँ वापस आ गई है। माँ। मिंजी, माँ, मिंजी, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मिंजी रो मत। सब माँ की गलती है। माँ को छोड़कर छोटे तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हें अकेले इतना बड़ा होने दिया। माँ तुमसे बहुत माफी मांगती है। ऐसा नहीं है। माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मिंजी ने कभी तुमसे गुस्सा नहीं किया जब तुमसे अलग हुए थे। तुम अभी भी बहुत छोटी थी। फिर मिलने पर तुम पहले से ही बूढ़ी कैसे हो गई? माँ तुम्हें कभी बड़े होते नहीं देख पाई। तुमने कितनी कष्ट सही होगी ना। माँ तुमने वादा किया था। जब पेड़ पर फूल आएंगे तब तुम वापस आओगी। 60 साल से अधिक। मैं इस पेड़ के फूल आने का इंतजार कर रहा हूँ। सोचा नहीं था। मुझे आखिरकार यह दिन मिल गया। पेड़ पर फूल आ गए हैं। माँ वापस आ गई है। माँ अब कभी भी मिंजी को नहीं छोड़ेगी। माँ, पापा ये क्या है? पागल हो गए हैं। इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पुराने मुखिया, अब क्या हो रहा है? एक बच्चे के साथ रो रहे हैं और हंस रहे हैं। जो पेड़ पर अचानक फूल आने से पुराने मुखिया बहुत खुश होश को बैठे हैं। पापा, डॉक्टर ने कहा है कि आप इतना उत्तेजित नहीं हो सकते। तुम अभी भी यहाँ हो और जल्दी से नहीं जा रहे। तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकती हो। तुम ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? वो तुम्हारी दादी है। क्या? उसे ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? वो तुम्हारी मिंजी। पापा, तुम हो। अगर मेरे पापा के साथ कुछ भी हो जाए तो मैं तुमसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। मिंजी, तुम और शोर मचाना चाहते हो क्या? मुझे छोड़ो। मिंजी, मिंजी, क्या तुम और शोर मचाना चाहते हो? मुझे छोड़ो। मिंजी बीमार है, उसे बहुत तकलीफ हो रही होगी। मैं उसके साथ रहूंगी। दिखावा मत कर। अगर तुम यह सब न करती तो परिवार का मुखिया इतना भावुक नहीं होता, बेहोश हो जाता। परिवार का मुखिया, तुम्हें अब और नरम नहीं होना चाहिए। वह बस एक अपशकुन वाली लड़की है। उसने अपने माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। अब हमारे शेन परिवार को नुकसान पहुंचा। वह परिवार के मुखिया को भी मौत के घाट। उसे अनाथालय वापस भेज दो। हमेशा के लिए शेन परिवार में कदम नहीं रखने दो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। शेन ग्रुप। यह मेरी शेन लांग का शेन है। शेन परिवार की एक एक ईंट मेरा नाम खुदा हुआ है। मुझसे ज्यादा कोई नहीं है शेन परिवार में रहने का हकदार। तुम क्या कह रही हो? परिवार का मुखिया, तुम्हें अभी भी संदेह हो रहा है। वही है जिसने परिवार के मुखिया को बेहोश किया। उसकी सबसे बड़ी वजह है। उसे अभी भेज दो।
आज अगर कोई मुझे हिलाने की हिम्मत करता है, क्या? कंपनी में समस्या आ गई है। शेन सर, क्या हाल है? 1 मिनट में नहीं बता सकते। निदेशक मंडल, सभी बैठक कक्ष में आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर से तुम हो? मीन्सी पे होश है। कंपनी में भी अचानक समस्या आ गई है। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारी क्षमता काफी है। मैं खुद ही कंपनी को स्थिर करने के लिए आई हूँ। ये 3 लोग बहुत परिचित लग रहे हैं। वांग कियोंग, चेन मिंग, सुमानसी, ये तो मेरे ही छात्र हैं ना? शेन परिवार के मुखिया। कंपनी में समस्या आई है। हम 3 बूढ़े पहले पहुंच गए थे, तुम सबसे आखिर में पहुंचे। क्या यह बहुत ज्यादा है? बकवास मत करो, तुम ही बताओ कंपनी में क्या समस्या आई है। समय के सटीक बिंदु तक। कारण, समस्या का स्तर और मुख्य बिंदु। 1 मिनट में सारांश दो। अध्यापक जी। अध्यापक जी, अब क्या होगा? तुम बताओ, प्रयोग में असल में क्या हुआ? समय के सटीक बिंदु तक। कारण, समस्या का स्तर और मुख्य बिंदु। 1 मिनट में सारांश दो। उसके पूछने का तरीका अध्यापक जी जैसा ही क्यों लग रहा है? उसके पूछने का तरीका अध्यापक जी जैसा ही क्यों लग रहा है? तुम कौन हो? एक कर्मचारी की बेटी शेन परिवार में पाली जा रही है। सभी को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कर्मचारी की बच्ची क्या यहाँ आने का हकदार है? हम जो बात कर रहे हैं वे सभी कंपनी के भी दस्तावेज हैं। अगर उसने ये लीक कर दिए तो क्या होगा? शेन परिवार के मुखिया, तुम जल्दी से किसी को बुलाओ, उसे बाहर ले जाओ। यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति कंपनी के गोपनीय दस्तावेज लीक कर सकता है, लेकिन मैं कभी नहीं करूंगी। न केवल मैं गोपनीय दस्तावेज लीक नहीं करूंगी, बल्कि कंपनी की समस्या को भी हल करूंगी। तुम कंपनी की समस्या हल कर सकते हो? छोटी उम्र में इतना हिम्मत नहीं होनी चाहिए। तुम वास्तव में आप भी ऐसे हो, संयम नहीं रख सकते। तुम मुझे सिखा रही हो? हम तीनों सभी शेन प्रोफेसर के छात्र हैं। यही वो परिवार का मुखिया है। हमें भाई और बहन कहना पड़ता है। तुम एक छोटी लड़की कैसे इतनी उग्र हो सकती हो? हमें अपनी आंखों के सामने नहीं ला रही हो। मैं तुम 3 को नहीं कह रही थी, घर के बाहर। यह मत कहो कि मेरे छात्र हो। तुम बकवास क्यों कर रहे हो? हमारे अध्यापक जी पिछली सदी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। तुम कैसे हिम्मत करती हो अपने को उससे जोड़ने की? हमारे अध्यापक जी बहुत जल्दी चले गए। हम तीनों उनके आखिरी दर्शन भी नहीं देख पाए। तुम कैसे हिम्मत करती हो? तुम अब भी ऐसे ही रोती हो। तुम बस रुको। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? 5907, 59 and 13, 59 and 19। शेन सर, ये छोटा बच्चा क्या कह रहा है? पता नहीं। तुम कैसे जान सकते हो? हम तीनों के पुराने कक्षा के नंबर। तुम वास्तव में कौन हो? तुम फिर से बकवास कर रहे हो। माफ करना, यह बच्चा, हम शेन परिवार ने उसे ठीक से संवारा नहीं है। हम कंपनी के काम की बात करते हैं। हाँ, इस विचलन की वजह से मुख्य काम भूल गया। तो कंपनी को वास्तव में क्या हुआ है? सबसे हमने गुणवत्ता नियंत्रण विभाग से आपातकालीन रिपोर्ट प्राप्त की है। जो उत्पादन में डालने वाला था 3री बैच का कंजनसू 20 टन का कच्चा घोल स्थिर भंडारण के चरण में प्रदूषित पाया गया। क्या सभी 20 टन प्रदूषित हो गए हैं? प्रदूषण का स्रोत क्या है? प्रारंभिक पहचान से पता चला है, एक दुर्लभ किस्म का के प्रकार का बैसिलस। यह बैक्टीरिया बहुत मजबूत जीवन शक्ति रखता है, सामान्य कीटाणुनाशकों को सहन कर सकता है। स्वीटन का कच्चा घोल पूरी तरह से बेकार है। के प्रकार का बैसिलस। यानिक तुम इस मामले को कैसे संभालोगे? सभी प्रदूषित कच्चे घोल को नष्ट करें, साथ ही बैकअप उत्पादन लाइन को चालू करें, पूरी शक्ति से फिर से तैयार करें। नष्ट करें, फिर से तैयार करें। शेनिक, तुम इतना आसानी से क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? 20 टन का कच्चा घोल अगर सभी को नष्ट किया जाए, इसकी कच्ची सामग्री की लागत उत्पादन की ऊर्जा व्यय को जोड़ने पर कंपनी को सीधे नुकसान होगा 10 अरब से अधिक। शेन की नकदी प्रवाह तुरंत टूट जाएगा। दवा की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। प्रदूषित कच्चा घोल कभी भी उपयोग नहीं किया जा सकता।
यह है मेरी दादी का हमारे लिए निर्धारित सीमा है। अनुबंध और नुकसान के बारे में मैं समाधान ढूंढूंगा, लेकिन सीमा कभी भी टूट नहीं सकती। यानिक हम जानते हैं कि तुम युवा हो, सिद्धांतों वाले हो, लेकिन व्यापार युद्ध जैसा होता है। कभी कभी तो लचीला होना भी जरूरी है। हम कुछ बूढ़े लोग ने मिलकर सोचा है, एक समझौते का तरीका निकाला है। विकल्प कौन सा विकल्प है? हमने जानकारी चेक की है। यह के प्रकार का बैसिलस फिलहाल कोई सबूत नहीं है कि यह मनुष्य पर विषाक्त प्रभाव डालता है। बस हम चुप रहें तो मूल योजना के अनुसार भरकर उत्पादन करें। सभी समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। यह उपभोक्ताओं से छिपाना है। मैं सहमत नहीं हूँ। तुम समझदारी नहीं दिखा रहे हो। हम कंपनी को बचा रहे हैं। अगर तुम इस योजना से सहमत नहीं हो तो कंपनी को असहनीय नुकसान होगा। हम तुरंत आपातकालीन शेयरधारक बैठक बुलाएंगे निष्कासित करने के लिए तुम्हें, जिसने सभी को नुकसान पहुंचाया, सेसियो को। यान एक कंपनी को भी पैसा कमाना है ना। और फिर ऐसा करने से कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। बस तुम्हारा कहो। हम तुरंत आदेश देंगे उत्पादन शुरू करने के लिए। मैं सहमत हूँ। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हिम्मत। यहाँ तुम्हारी बोलने की कौन सी जगह है? शेन यान एक, तुम जल्द से जल्द इस अहंकारी छोटी पागल को बाहर निकालो। यहाँ तुम अपनी हरकत करने की जगह नहीं है। जल्द बाहर निकलो। मिंजा ने शेन समूह को तुम्हारे हाथ में सौंपा है। क्या तुम ऐसा कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में सौंपा है। क्या तुम ऐसा कर रहे हो? धोखा और फर्जीबाजी, फायदा उठाना। तुम न केवल लोगों के साथ बल्कि हमारे शेन परिवार की ईमानदारी के साथ भी धोखा कर रहे हो। तुम न केवल लोगों के साथ बल्कि हमारे शेन परिवार की ईमानदारी के साथ भी धोखा कर रहे हो। तुम क्या जानते हो? उत्पादन जारी रखो। शेन कंपनी के पास अभी भी एक उम्मीद है। अगर हम कच्चे द्रव को नष्ट कर दें तो शेन कंपनी का निश्चित रूप से अंत हो जाएगा। क्या मैं अपनी आंखों से यह देखूंगा कि मेरी दादी द्वारा स्थापित कंपनी मेरे हाथों से नष्ट हो जाएगी? कि केवल दो ही रास्ते हैं, जो या तो जोखिम लेने का या नष्ट करने का। कौन कहता है कि केवल दो ही रास्ते हैं, जो या तो जोखिम लेने का या नष्ट करने का? मैं तीसरा रास्ता अपनाऊंगी। कौन सा रास्ता? मेरे पास उन कच्चे द्रव को बचाने का तरीका है। छोटा बच्चा बकवास करता है। छोटी उम्र में ही बड़ी बातें करने लगा है। मैं सुनना चाहता हूँ, एक 6 साल का बच्चा क्या चतुर युक्ति बता सकता है जो 1 अरब मूल्य के कच्चे द्रव को बचा सकती है? हम 3 प्रोफेशनल बूढ़े लोग भी बेकार हैं। तुम्हारे पास क्या तरीका है? केतात बैसिलस। हालांकि इसका जीवन शक्ति बहुत मजबूत है, लेकिन इसकी एक घातक जैविक विशेषता है। क्या? यह कैल्शियम आयन पर निर्भर रहकर अपने स्थिर बीज कवच की संरचना बनाता है। बस इस विशेषता के अनुसार एक लक्षित 3 घटक कीटाणुनाशक तैयार करो। सभी कच्चे द्रव दूषित हो गए हैं। यह तो जीवन रक्षक दवा है। गुरुजी, जल्दी कोई उपाय सोचो। सिर्फ एक ही उपाय है। कोई उपाय सोचो। 3 घटक कीटाणुनाशक तैयार करो। वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। तो हम पहले लोग बन जाएं जो ऐसा करते हैं। हम सच में सफल हो गए। तुम्हें यह तरीका कैसे पता है? और कैसे पता होता? वह शेन परिवार में रहती है। गुरुजी के बाद बचे हुए दस्तावेज देखना आसान है। सिर्फ एक नाम जान लिया है। यहाँ दिखावा करने का साहस करती है। इस तरीके की प्रैक्टिकल कठिनाई कितनी है तुम्हें पता है? हर एक अभिकर्मक का मिश्रण मिलीग्राम तक सटीक होना चाहिए, नहीं तो केवल कीटाणुओं को मारना असंभव है। सभी कच्चे द्रव इसके कारण पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। हमने गुरुजी के मार्गदर्शन में भी मिश्रण बनाने में असफल रहे। सिर्फ गुरुजी का एक थोड़ा काम आ सकता है। तुम जैसे 6 साल के छोटे बच्चे से वास्तव में कौन से मिश्रण के बारे में पता है? यह तो पागलपन है। ऐसा लगता है कि इन वर्षों में तुम्हें कोई प्रगति नहीं हुई है। मैंने तो तुम्हें पढ़ाना व्यर्थ था। मैं अब जो हर शब्द बोल रही हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्रयोगशाला को बिल्कुल वैसे ही बताओ। हम शेन कंपनी के मालिक को क्यों माने?
कच्चे द्रव को गर्म करो 45 डिग्री सेल्सियस के बाद 0.05% ले लो। Benzyl chloride solution. 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन 0.1 मोल EDTA 2 सोडियम सॉल्यूशन 99:1 के अनुपात में ग्राम में डालें। 30 मिनट तक संसाधित करने के बाद ग्राम स्टेन के माइक्रोस्कोप से जांच करो। प्रयोगशाला को मेरे अनुसार करो। ये क्या बकवास है? तुम्हारे अनुसार करो, यह केवल समय बर्बाद करना है। तुम उसके साथ बकवास मत करो। कोशिश करने से कोई नुकसान नहीं है। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। उसके द्वारा सभी कदमों के अनुसार अनुसंधान केंद्र को सूचित करो। ए क्लास प्रयोगशाला। मैं अभी जाऊंगा। तुम पागल हो गए हो। तुमने असल में एक अज्ञात मूल के छोटे पागल की बात पर विश्वास किया। यह तो पूरी तरह से बकवास है। इतनी जरूरी घड़ी में उस बकवास के लिए समय बर्बाद करना। आधे घंटे में परिणाम आएगा, तब देखेंगे कि मैं समय बर्बाद कर रही हूँ या नहीं। शेन मालिक, प्रयोग का परिणाम आ गया है। शेन मालिक, प्रयोग का परिणाम आ गया है। क्या वास्तव में इस छोटे पागल ने सही कहा है। यह प्रयोग सिर्फ गुरुजी ही सफल हुए थे। वह सफल नहीं हो सकती। तुम खुद देखो। यह कैसे संभव है? मुझे पता था तू एक छोटा बच्चा है। गुरुजी जैसा कैसे हो सकता है? और हमें नुकसान पहुंचाया। आधा घंटा बेकार गया। हमें बेवकूफ बना रहा है। बड़ों की बात नहीं मानी तो नुकसान उठाना पड़ता है। बड़ों की बात नहीं मानी तो नुकसान उठाना पड़ता है। यान सी, तुम जल्दी हुक्म दो। तुरंत उत्पादन लाइन शुरू करो। तुम ऐसे ही टालते रहोगे तो हमारा अनुबंध टूट जाएगा। मैं हुक्म देता हूँ। मैं हुक्म देता हूँ। सभी उत्पादन लाइनें। रुको, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैं खुद प्रयोग करूंगा। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आता। प्रयोगकर्ता पर जिम्मेदारी डालना चाहते हो। प्रयोगशाला के लोग हम सबके सीखे हुए शिष्य हैं। हम सबके सीखे हुए शिष्य हैं। सालों के अनुभवी, बहुत कुशल। तुम उन पर संदेह करते हो। तुम्हारे सिखाए हुए शिष्य, वे और भी संदेह के योग्य हैं। बस करो। तुम कब तक हंगामा करोगे? मैं कहता हूँ कि मैं खुद प्रयोग करूंगा। कितना अजीब है। उसने अभी जो चिल्लाया, मुझे अचानक उसकी इच्छा का विरोध करने का साहस नहीं हुआ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वह हमेशा मुझे ऐसा लगता है। बहुत परिचित लगती है। मैं तुमसे पहले का प्रयोग का कदम दोहराने को कहता हूँ। क्या दोहराना है? मैं तो सिर्फ असिस्टेंट ली कदम से काम किया। मैं तो सिर्फ असिस्टेंट ली के बताए कदम से। असफल हुआ तो असफल हुआ। मैं तुमसे पहले का प्रयोग का कदम बताने को कहता हूँ। क्या मुझे फिर से बताने की जरूरत है? 0.05% बेंजाइल क्लोराइड घोल, 3% हाइड्रोजन पर ऑक्साइड घोल, 0.1 मोल EDTA 2 सोडियम घोल क्रमशः यूरसानर से 1 के अनुपात में गर्म करें। 35 सेल्सियस तक प्रीहीट किए हुए मूव खोल में कोई समस्या है? आखिर कहाँ गड़बड़ है? मुझे समझ आ गया। प्रयोग में आखिरी कदम बाकी है। मुझे नाइट्रोग्लिसरीन लाओ। नाइट्रोग्लिसरीन? तुम पागल हो। यह तो एक खतरनाक रसायन है। साल गुरुजी की प्रयोगशाला। नाइट्रोग्लिसरीन रिसाव के कारण विस्फोट हुआ था। श्रीमान सिंह, नाइट्रोग्लिसी भी गलत तरीके से संभाला जाए, बड़ी सुरक्षा समस्या पैदा होती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे लेकर मामूली से प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग रोको। तुम्हें और हंगामा नहीं करना चाहिए। सामान मुझे दो। तुम सब बाहर जाओ। सभी परिणाम मैं खुद जिम्मेदार लूंगा। तुम जिम्मेदार लोगे? तुम किस बात की जिम्मेदारी लोगे? अगर प्रयोगशाला में विस्फोट हुआ, तुम्हारी जान चली जाएगी। 59 साल का वह विस्फोट सबसे अच्छा उदाहरण है। ऐसी बातें फिर कभी नहीं होनी चाहिए। क्या खतरे के कारण प्रयोग नहीं करना चाहिए? वैज्ञानिक अनुसंधान में अज्ञात और जोखिम शामिल हैं। कौन सी तकनीकी सफलता बहुत सारी असफलताओं में, यहाँ तक कि खून के सबक में खोजी नहीं गई। तुम्हारी ये बात बस खाली है। असल में मैं ही खाली बात करता हूँ।
या तुम डरते हो कि तुम्हारी आरामदायक जिंदगी, सम्मानित स्थान प्रभावित हो जाए? फैसले की गलती की जिम्मेदारी लेने से डरते हो? तुम लोग पहले से ही लाभ और नाम से दूषित हो, अपना मूल भूल गए। अगर एक दुर्घटना के कारण हमेशा के लिए खोज का दरवाजा बंद कर दे, हमेशा के लिए अज्ञात समस्याओं से आंखें बंद कर लें, तो विज्ञान प्रगति की बात कैसे करें? नाइट्रोग्लिसरीन कहाँ है? मुझे पता है कि वह कहाँ है। तुम सब अब बाहर निकलो। मुझे लगता है तुम ये छोटी लड़की पागल हो। तुम वास्तव में करना चाहते हो, यह प्रयोग खुद ही करोगी। उसे जल्दी रोको। मैं तुमसे कह रहा हूँ बाहर निकलो। अब पछताओगे तो मौका भी नहीं मिलेगा। मैं शेनलान कभी पछताऊंगा नहीं। मुझे 1000 मौके भी मिले, मैं भी इस प्रयोग को करना चुनूंगा। चलो चलो, वह अपनी मौत चाहती है, हमें साथ में मत लाओ। पागल है, पागल। यह बच्ची तो बिल्कुल पागल है। वह प्रयोगशाला को अपना बच्चों के खेल का स्थान समझ रही है। यान एक्स, समय बर्बाद नहीं कर सकते। 1 मिनट भी देरी, बहुत सारे ऑर्डर का नुकसान हो सकता है। प्रतियोगी कंपनियां कभी भी हमें पीछे छोड़ सकती हैं। तुम जल्दी आदेश दो, फैक्ट्री सामान्य रूप से उत्पादन करे। तुम कुछ बोलो तो सही। क्या तुम वास्तव में उम्मीद रखते हो पूरी तरह से सारी उस लड़की पर वह जीवित रहेगी? भी एक सवाल है। उस समय उत्पादन फिर से शुरू करें, देर हो सकती है। मैं आदेश देता हूं। सफल हो गया। ग्राम दाग परीक्षण नकारात्मक है। कच्चा पदार्थ वास्तव में शुद्ध हो गया है। यह कैसे संभव है? विज्ञान के कार्यकर्ता के रूप में अगर साहस भी नहीं कर सकते, तो सफलता की बात ही मत करो। बेकार में मौका मिल गया। तुरंत पूर्ण शुद्धिकरण का आयोजन करो। सुनिश्चित करो कि सभी बैच सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं। रुको। शुद्धिकरण तो सफल हो गया, तो उसमें नुकसान कितना है? उसे कितनी मानव शक्ति का खर्च आएगा? सामग्री लागत की गणना तो अभी तक नहीं की गई। श्री वू इंजीनियर, इस बार शुद्धिकरण में कितना नुकसान है? लगभग 5वें हिस्से के करीब। 5वां हिस्सा। यह बहुत नहीं है। अगर मूल कीमत के अनुसार हमें एक भी लाभ नहीं होगा, कीमत बढ़ानी ही होगी। 5वें हिस्से से कीमत बढ़ाएं। मुझे विश्वास है कि ज्यादातर उपभोक्ता यह स्वीकार कर सकेंगे। यह कैसे हो सकता है? कच्चा पदार्थ दूषित होना हमारी कंपनी की गलती है। हम लोगों को क्यों बनना चाहिए इसका भुगतान इसके लिए? यह हमारे निर्णयकर्ताओं की जिम्मेदारी है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं कीमत 5वें हिस्से से बढ़ाने से सहमत हूं। शेनयान एक्स, क्या तुम्हें याद है हमारी शेन परिवार का नैतिक नियम? इन वर्षों में जब मैं दूर था, तुमने अपने बच्चे को कैसे शिक्षित किया है? माँ, तुम्हें क्या हुआ? मेरी माँ कहाँ है? दादी, वह नहीं है। टशकों से मर गई है ना? वह हमेशा पाली गई है। हमारे परिवार में वह बच्ची कहाँ है? कंपनी में कुछ मुसीबत हुई है। बड़े भाई इसे संभालने गए हैं। सुना है वह उसके पीछे पीछे गई है। मैं यह नहीं कह रहा। वह स्वयं को पराया नहीं समझती। मैं अभी कंपनी जाऊंगा। शेन परिवार का नैतिक नियम, शेन वंश से पैदा हुआ व्यक्ति होना चाहिए कुशल और ईमानदार, सभी को लाभ पहुंचाना चाहिए, राष्ट्र का और समाज का ऋण चुकाना चाहिए। तुम मुझसे कहो, तुमने अभी जो फैसला किया है उसमें से कौन सा नैतिक नियम को पूरा करता है? और तुम लोग, कौन था जिसने छाती पीट कर कहा था भविष्य में राष्ट्र के लिए निस्वार्थ भाव से योगदान देंगे? सभी थोड़ी और मेहनत करें। हम सबसे कम लागत में सबसे अच्छी दवा बनाएंगे, ताकि आम लोग हमारी दवा आसानी से खरीद सके। प्रोफेसर शेन, श्री फैक्ट्री मालिक, आप यहाँ क्यों आए? हमारी फैक्ट्री में चर्चा हुई है, इसलिए इस बार की दवा का हम एक भी मुनाफा नहीं लेंगे। हमारे कर्मचारियों सहित सभी का। इस बात को भी सभी ने माना है। इस बार की मजदूरी नहीं लेंगे। क्या
यह दवा एक पैसा भी कम हो जाए तो कितने और लोगों को बचाया जा सकता है। व्यक्तिगत लाभ, लोगों की स्वास्थ्य के सामने कुछ भी नहीं है। लाखों आम लोगों को इस मुश्किल से बाहर निकालना, यही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं भी लीफ फैक्ट्री मैनेजर और शिक्षक की तरह बनूंगा। लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा। मैं भी तुम सब अब पैसे के लिए अपनी आत्मा भी बेच दिए हो। तुम सब अब पैसे के लिए अपनी आत्मा भी बेच दिए हो। आत्मा, आत्मा से रोटी नहीं मिलती। आज की दुनिया में तुमसे आत्मा की बात करेगा। बाजार ही युद्ध का मैदान है। पैसा ही असली चीज है। शी कंपनी कोई दान का ट्रस्ट नहीं है। तुम सब अब पैसे से अंधे हो गए हो। पहले तुम भूखे रहकर भी शोध करते थे। साधारण उपकरण थे, कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन तुम्हारे दिल में लोग थे। सोचते थे कि आम लोगों को कैसे इलाज मिल सके, दवा सस्ती मिल सके। अब तुम अपनी तरफ देखो। अच्छा खाते हो और अच्छे कपड़े पहनते हो, और ऐसे अच्छे प्रयोगशाला उपकरण भी हैं। बहुत सारा पैसा भी है। क्या अब लालच बढ़ गया है? सिर्फ पैसे ही दिखाई देते हैं। छोटी बच्ची, तुम अभी छोटी हो। तुम्हें कई बातें समझ नहीं आती। शी कंपनी में बहुत से लोग हैं, उनका पालन पोषण तो करना ही है। कीमत नहीं बढ़ानी, मात्र 5वां हिस्सा का नुकसान कभी भी धन का अंत नहीं कर सकता। शी परिवार की अपनी गलती है, उसका नुकसान खुद ही उठाना चाहिए। तुम कौन हो? शी परिवार के मुखिया को सीख देने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मूल द्रव्य के शुद्धिकरण की समस्या हल की। वास्तव में तुम्हें योग्यता है, लेकिन बाकी काम तुम्हारे बस का नहीं है। उसे शी परिवार में वापस ले जाओ। आज मेरी मंजूरी के बिना तुम कीमत नहीं बढ़ा सकते। यह तुम जैसी छोटी लड़की की जगह नहीं है, जहां तुम हस्तक्षेप करो। जल्दी चुप होकर बाहर निकलो, वरना तुम्हें मारा जाएगा। तुम एक छोटी बच्ची हो। सच में खुद को चेयरमैन समझ रही हो। तुम्हारा विरोध कोई काम का नहीं है। कौन कहता है उसका विरोध कोई काम का नहीं है? आज से उसका आदेश मेरा आदेश है। क्यों? क्योंकि वह तुम्हारी दादी है। हम शी ग्रुप की संस्थापक। शीलन, क्योंकि वह तुम्हारी दादी है। शीलन, तुम क्या कह रहे हो? जेनमिन, तुम बीमार होकर पागल हो गए हो। हाँ। चाहे तुम शिक्षक को कितना भी याद करते हो, एक बच्ची को मां नहीं मान सकते। मैं पागल नहीं हूँ। वांग क्यांग, तुम पहले दिन टीम में आए थे। मेरा बीकर गिरा दिया और डर कर भाग गए। चुपचाप डिस्टिल्ड पानी डालकर नकली बनाने की कोशिश की। मुझे पता चल गया। सजा के रूप में 100 बार कॉपी करवाई गई। वैज्ञानिक प्रयोगशाला सुरक्षा नियम। चेनमिंग, तुम पड़ोसी टीम के लोगों से झगड़े के कारण आधी रात को चुपचाप प्रयोगशाला में आए। उनके सेंट्रीफ्यूज के रोटर का संतुलन बिगाड़ना चाहते थे। मैं ओवरटाइम कर रहा था और तुम्हें पकड़ लिया। शाओमान, तुम मुझसे लिपस्टिक मांगी थी, अभी तक वापस नहीं की। तुम सच में शिक्षक हो। शिक्षक, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। शिक्षक, सच में तुम हो शिक्षक? यही है। अब तुम विश्वास करो, वह तुम्हारी दादी है। यह मैं कैसे विश्वास करूं? यह बहुत ही अवैज्ञानिक है। हम लोग तुम्हारी दादी को सबसे ज्यादा जानते हैं। हम सबको पक्का पता चल चुका है। तुम्हारे पास और क्या संदेह है? बस करो, सब बड़े हो गए हो। यह कैसा दिखावा है? वैसे मेरे पास और काम है। तुम तीनों का हिसाब अभी नहीं चुकाया है। तुम तीनों मुझसे बहुत निराश कर रहे हो। तुम तीनों मुनाफे के लिए खराब हुई दवा भी बेचना चाहते हो, और तू पैसे के लिए सिंह परिवार की शिक्षाओं को भी भूल गया। अपना मूल उद्देश्य ही भूल गया। माफ कीजिए शिक्षक जी। अपनी दादी से माफी मांगो। दादी, मुझसे गलती हुई है। तुम तीनों 1000 बार कॉपी करो। वैज्ञानिकों के जांच से इस सप्ताह मुझे सौंप दो। शिक्षक जी। और तू इस बैच की दवा की कीमत नहीं बढ़ानी, सुन रहा है ना? हाँ हाँ, ठीक है। और परिवार के नियम, तू 10,000 बार कॉपी करेगा। 10,000 बार? यह क्या है? सिंफेंग ने मुसीबत खड़ी की है। शिक्षक जी, मैं वास्तव में चोरी नहीं की है।
यह पेपर मैंने पूरा अपने दम पर लिखा है। तुम्हारे माता पिता जल्द ही आ जाएंगे। अब बहाना बनाने से कोई फायदा नहीं। सुन शिक्षक जी, तुम हो। कायका, तू चिंता मत कर। इस मामले में मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हमारा स्कॉलरशिप पेपर कॉपी करने के मामले में बिल्कुल भी शून्य सहनशीलता। शिक्षक जी, तुम्हारा मतलब है मैंने उसका पेपर कॉपी किया? यह कैसे संभव है? उसने पूरे महीने छात्रावास का दरवाजा भी नहीं छोड़ा। सिनफिंग यिन, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? इस पेपर के लिए मैं रोज सुबह से शाम तक पढ़ाई करता रहा, पुस्तकालय में घुसा रहा। तुम बस इसलिए नहीं चाहते कि तुम्हें फिर से डिग्री रोकी जाए, इसलिए तुम मेरे काम की चोरी कर रहे हो। तुम बकवास कर रहे हो। सिन फेंगियन। शिक्षक जी, उसे देखिए, आपके सामने भी वह मुझ पर मारने को आया। छिपकर तो इस मामले की वजह से उसने मुझे कई बार धमकाया है। मैं वास्तव में नहीं कर पाया, इसलिए ही तो आपके पास आया हूँ। तुम पागल हो। सुन शिक्षक जी, सिन फेंगियन के माता पिता आ गए हैं। अंदर आने दो। तुम यहाँ क्यों आए? तुम सिनफिंग यिन के माता पिता हो? सिन फेंगियन ने क्या गलत किया है? माता पिता को बुलाने की क्या जरूरत है? एक बात पूछूं, तुम उसके कौन हो? मैं उसकी दादी हूँ। अरे, तुम पागल हो रही हो सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें बाहर निकालने वाली हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो ना? विश्वास करो, मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम वास्तव में मुझे मारना चाहती हो? अरे, मेरा गुस्सा देखो। सिन फेंग यिन, तुम क्या कर रहे हो? तुम हिम्मत करो अपनी दादी के साथ ऐसा करने की। पहले फेंगियन का मामला संभालो। तुम कौन होते हो? मेरे पिता को हुक्म दे रहे हो? हाँ, ठीक है, सब तुम्हारी बात सुनेंगे। शिक्षक जी, सिन फेंग यिन ने क्या गलती की है? ये सिनफिंग यिन है और उसके कमरे के साथ ही झाओ काई का पेपर लगभग बिल्कुल एक जैसा है। 100% यकीन से कॉपी किया गया है। बेइज्जत, तुम हिम्मत करते हो किसी का पेपर कॉपी करो? हम सिन परिवार के लोग सच्चे और निडर हैं। तुम जैसा बदमाश हमारे परिवार में कैसे आ सकता है? तुम जैसा बदमाश हमारे परिवार में कैसे आ सकता है? नहीं, वास्तव में मैं नहीं हूँ। अगर तुम पढ़ना नहीं चाह तो छोड़ दो। हम सिन परिवार की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकते। बच्चा रुको। सुन शिक्षक जी, अकादमिक कॉपी करना कोई छोटा मामला नहीं है। सबूत की भी जरूरत है। जब पेपर बिल्कुल एक जैसा है, तुम कैसे पक्का कर सकते हो मेरा बच्चा ही कॉपी कर रहा है? तुम कैसे पक्का कर सकते हो मेरा बच्चा ही कॉपी कर रहा है? यह यकीन करने की क्या जरूरत है? सिनफिंग यिन का व्यवहार वह छात्र जैसा नहीं लगता। क्लास छोड़ना, फेल होना तो रोज की बात है, इसलिए वह कई साल से डिग्री रुका हुआ है। परंतु झाओ काई तो सच्चा लड़का है। उसने कभी कुछ गैर कानूनी काम नहीं किया। हाँ, यह तो साफ है। सिनफिंग यिन ने मेरा पेपर चुराया है। आप अध्यापक जी को बीच में टोक रहे हैं। क्या यह बहुत असभ्यता नहीं है? आप सिर्फ दोनों के व्यवहार के आधार पर बुनियादी जांच और सत्यापन भी नहीं किया है। ये निश्चय कर लिया है कि मेरा बच्चा चोरी करता है। क्या आपको नहीं लगता कि आपका फैसला बहुत जल्दबाजी में हुआ है? ऐसा नहीं है। फेंग यिन को मैंने सही से पाला नहीं। मैंने उसे अपनी जिंदगी के अंत में पाया, इसलिए मैंने उसे बहुत लाड प्यार दिया है। संभव है उसने ये मूर्खतापूर्ण काम किया है। हम सिंह परिवार के लोग, हमारी हड्डियों में ईमानदारी का निशान है। हमारे रीढ़ पर सच्चाई का बोझ है। हम कभी चोरी जैसा काम नहीं करेंगे। इसलिए मुझे पूरा यकीन है फेंगियन पेपर कभी नहीं चुराएगा। छोटी बहन, तुम कहती हो कि सिन फेंग यिन ने पेपर नहीं चुराया। इसके लिए भी सबूत चाहिए। सिर्फ तुम्हारा कहना कि उसने पेपर नहीं चुराया, इससे वह नहीं चुराता। बिल्कुल सबूत है। मेरे पास पेपर दो। सबूत इसी पेपर में है। सबूत इसी पेपर में है। यह केमिस्ट्री के पेशेवर का पेपर है। तुम जैसा बच्चा इसे समझ सकते हो। युवा लोग, सम्मान से बात करो। जब वह केमिस्ट्री पर शोध कर रही थी, तुम्हारे माता पिता भी शायद पैदा नहीं हुए थे। तुम जैसे पुराने व्यक्ति क्या बोल रहे हो? फिर से गाली दो देखो।
ये चीज कैसे पेपर के रूप में काम आ सकती है? तुम्हारा क्या मतलब है? इस पेपर का क्या हुआ? मैंने तो 6 महीने से ज्यादा समय लगाकर लिखा है। ये चीज भी तुम्हें शर्म आती है? इसके लिए भी 6 महीने की जरूरत है? तुम पक्का करते हो कि ये पेपर तुम्हारा लिखा हुआ है? क्या हुआ? जब ये तुम्हारा लिखा हुआ है तो इसमें की हर बात तुम्हें याद होनी चाहिए। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुम्हें कोई एतराज नहीं है? बिल्कुल। मनचाहा पूछो। पेपर में कहा है तुमने नया यौगिक C5 इस्तेमाल किया है। मुख्य उत्प्रेरक की मात्रा कितनी है? उत्प्रेरक का तापमान कितना है? इस्तेमाल किया। वह जवाब नहीं दे सकता। इसने मेरा पेपर चुराया है। झाओ काई। उत्प्रेरक का वजन 0.5 ग्राम है। उत्प्रेरक का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस है। समय 2 घंटे लगता है। ये सब पेपर में दर्ज है। मुझे अच्छी तरह तैयारी थी। मैंने पेपर की हर बात याद कर ली थी। बहुत अच्छा। मेरा आखिरी सवाल है, तुम्हारा प्री ट्रीटमेंट तापमान 550 डिग्री सेल्सियस क्यों है? तुम जानते हो कि इस तापमान पर धातु के परमाणुओं की गति बहुत बढ़ जाती है। तुम कहती हो कि यह पेपर तुम्हारा लिखा हुआ है, इसका कोई कारण तो होगा ना? क्योंकि जवाब नहीं दे सकता। पक्का करो कि यह पेपर तुम्हारा लिखा हुआ है। कुछ नहीं बोल सकता। तुम पक्का करते हो कि यह पेपर तुम्हारा लिखा हुआ है? मैं बस एक दिन के लिए भूल गया हूँ। पेपर में बहुत सारी बातें हैं, मैं कैसे सब याद रख सकता हूँ? बहुत ज्यादा तर्कबाजी कर रहे हो। तुम कहो। तुमने यह तापमान क्यों चुना? मैंने लिटरेचर भी देखा है। अगर तापमान 400 डिग्री से कम है, उत्प्रेरक की क्षमता कम होती है, पुनर्चयन पूरा नहीं होता। और अगर 600 डिग्री से ज्यादा है, कण समूह बन जाते हैं, क्षमता भी खराब होती है। इसलिए मैंने 550 डिग्री का इस्तेमाल किया। यह तरीका पूरी तरह से पुनर्चयन करता है और क्षमता को प्रभावित नहीं करता। सोच और शुरुआती बात सही है, पर तुम्हारे कैरियर ऑप्टिमाइजेशन का प्री ट्रीटमेंट रेंज 450 से 500 डिग्री होनी चाहिए। विस्तार से मैं बाद में तुम्हें सिखाऊंगा। मुझे किसकी सिखाने की जरूरत है? सुन शिक्षक जी, सिनफेइन का विवरण बहुत स्पष्ट है और पेशेवर आधार पर किया हुआ है। और ये छाओकाई, अब आप कहते हैं कि सच साफ है। कौन पेपर चुरा रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? इस देखते हुए यह भी साबित नहीं करता कि पेपर सिनफेंगियन का लिखा हुआ है। तुम लोग एक परिवार हो, पहले से साजिश रची गई थी। तथ्य शब्दों से बेहतर होते हैं। सुन फेंगियन ने स्पष्ट प्रयोग कार्य किया है। प्रयोग किया है। प्रोफेसर सुन की प्रयोगशाला की प्रवेश निकास रिकॉर्ड सबसे अच्छा सबूत है। जांच करो, सच जल्द ही सामने आ जाएगा। और कैमरे भी हैं। प्रयोग किसने किया, एक नजर से पता चल जाएगा। इससे पता चलता है कि फेंगियन रोज प्रयोगशाला जाता था और यह झाओकाई महीनों से छात्रावास के दरवाजे से बाहर भी नहीं निकला। मैं पहले ही कह चुका हूँ, उसने मेरा चुराया है। छात्र झाओकाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? प्रोफेसर, मैं वाकई गलत हूँ। मैं डरता था कि डिग्री नहीं मिलेगी। पर तुमने उसका पेपर चुराया, एक ही बार में पकड़ा नहीं जाएगा। सुनफेंगियन को कई साल से डिग्री लंबित है। मैंने सोचा था कि उसने यह पेपर खरीदा है। असल में जांच हुई तो वह मुझसे पेपर का विवरण नहीं जानता। यह इतना गंभीर मामला है, मुझे उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करना है। मेरे साथ चलो। पापा समझते थे। मैं जानता हूँ। तुम्हारी नजर में मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस घर के लिए परेशानी हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं आदी हूँ। तुम कभी मुझ पर विश्वास नहीं करते। बस करो। तुमने इस बार पेपर लिखने में बहुत मेहनत की है, जरूर कोई कारण है। अच्छा बताओ। तुम अचानक बीमार पड़े, बड़े भाई को कंपनी का काम है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से और परेशान हो। वैसे भी मैं बस परेशानी नहीं हूं। मेरा छोटा बेटा बड़ा हो गया है और तुम मुसीबत आई है, बिना कारण से ही अपने बेटे पर शक करते हो।
तुम ऐसे बाप कैसे हो? फेंगिन से माफी मांगो। क्या बोले? उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मैं समझता हूं कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। यह मेरा कड़कड़ा बाप है। उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। फेंगिन, इस बार बाप गलत था। बाप तुमसे माफी मांगता हूं। क्या मैं यह सुन नहीं रहा? तुम फिर से बीमार हो गए हो। बुखार भी नहीं है। मैं बीमार नहीं हूं। तो तुम उसके जाल में फंस गए हो, वरना तुम मुझसे माफी कैसे मांग सकते हो? मैं पहले से ही तुम्हें अजीब लग रहा था। पागल की तरह बोल रहे हो। पहले अपने को मेरी दादी बोल रही थी। तुम हमारे घर में क्या मकसद से आई हो? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? वह तुम्हारी दादी है। क्या बोले? वह मेरी दादी है। एक यहाँ की छोटी लड़की। वरना क्या समझते हो? एक छोटी लड़की पेपर की खास गलतियां देख सकती है, ऐसे सवाल पूछ सकती है, झाउकाई को चुप करा सकती है। सिर्फ तुम्हारी दादी जैसे शीर्ष वैज्ञानिक ही विवरण संभालना जानती हैं। यह बहुत ज्यादा है ना? चाहे तुम मानो या न मानो, मुझे दादी बुलाओ। दादी। अभी मेरी दादी ना बुलाओ। तुम ऐसा काम लिख सकते हो, फिर भी मेरा पोता होने की हिम्मत है। मेरा पेपर क्यों? यह तो मैंने मेहनत से लिखा है ना। मैं बस एक नजर से कई गलतियां देख सकता हूँ। तर्क बिखरा हुआ है, साबित नहीं हुआ है। यह तुम्हारा पेपर नहीं है, यह तो बस चुटकुलों की किताब है। सब ऐसे ही लिखते हैं। कम से कम मैं खुद प्रयोग करता हूं ना। अगर कोई और वो थीसिस सब इधर उधर के टुकड़ों को मिलाकर बनाई गई है, मैं उनसे बहुत बेहतर हूं। दादी जी का जवाब ना देना। फिर से लिखो। जब तक मुझे पूरी तरह से संतुष्ट ना कर दो। क्यों? हर कोई जानता है, अंडर ग्रेजुएट की थीसिस बस अकादमिक कचरा होती है। इतना कड़क क्यों होना? बस पास हो जाना काफी है ना? क्या मतलब है बस पास हो जाना? क्या होते हैं कॉलेज के छात्र? कॉलेज के छात्र मानव सभ्यता के प्रवर्तक होते हैं, अज्ञात की खोज करने वाले, सत्य की खोज करने वाले और समाज की प्रगति को बढ़ावा देने वाले मुख्य शक्ति होते हैं। तुम्हारे कंधों पर भविष्य का बोझ है। तुम्हारी कलम से सिर्फ थीसिस ही नहीं लिखी जाती, बल्कि मानव ज्ञान की सीमाओं को खोलने का नक्शा भी बनता है। तुम्हारा ऐसा रवैया कैसे प्रवर्तक का नाम सही उतर सकता है? मैं गलत समझ गई। मैं वापस जाकर फिर से लिखूंगा। क्योंकि तुम कॉलेज के छात्र हो, समाज के स्तंभ हो, इसलिए तुमसे और ज्यादा सख्ती बरतनी चाहिए। जब तुम तरक्की करो ही मानवता वास्तव में तरक्की कर पाएगी। विज्ञान वास्तव में विकसित होगा, देश वास्तव में मजबूत होगा। बस माँ वापस आ गई है। हमारे पूरे परिवार ने एक बार भी साथ में खाना नहीं खाया। घर खाना खाने चलो। वो मैं हूँ